डॉक्टर सैन साहब, ये जो अभी दो बातें सामने आई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी डॉक्टर नियाज मुर्तजा साहब ने इशारा किया कि ये 2-3 साल का ब्रीदर है। अब जरा इसको लोकल पॉलिटिक्स में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो ये कि इस गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम ये है कि 2-3 साल में कोई चमत्कार दिखाया जाए और उसके बाद इलेक्शन करा लिए जाएं अपनी कोई सियासी हैसियत मजबूत करके। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो लेटर्स हैं, जो 2 लेटर्स उन्होंने आर्मी चीफ साहब को लिखे हैं, वो भी कोइंसाइड कर रहे हैं इस विजिट के साथ, जहां पे वो जुडिशरी को और गुड गवर्नेंस को देख रहे हैं, वहां फोकस है। तो वहां पे वो एक तरह का थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक नॉइज क्रिएट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। इनके होते वो लेटर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और भिजवाने वाले हैं। तो वो मैसेज कहीं और जा रहा है, लिखा किसी और को जा रहा है, सुनाया किसी और को जा रहा है। ऐसे ही लग रहा है आपको। दूसरी तरफ से ये गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 2-3 साल का ब्रीदर लेके तो जरा अपनी सियासी हैसियत, फूड इन्फ्लेशन को लो रख के, और जैसे आपने अभी बयान किया कि जरा शहरों की खूबसूरती कर दी जाए, जरा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दे के तो खुद को तैयार किया जाए। बट विद इन ऑल दिस, मैं एक चीज और ऐड कर दूं, विद इन ऑल दिस डॉक्टर साहब एक चीज और ऐड कर लीजिए कि इस सब के अंदर की मिनिस्ट्रीज में, फेडरल मिनिस्ट्रीज में तब्दीली करके टेक्नोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। अब बताइए। देखें, ये वाला काम कर दें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैं बल्कि डॉक्टर नियाज मुर्तजा को जरूर कहूंगा कि वो भी अपनी इनपुट दें और डॉक्टर मुनव्वर भी इनपुट दें। आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे गैर जरूरी है। आपको सिर्फ 7 मिनिस्ट्रीज चाहिए और 7 मिनिस्ट्रीज जो है वो आप मेरे साथ मिलकर काउंट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे खजाना चाहिए, जिसके अंदर इसके अंडर जो है वो सरमाया पाकिस्तान का पिछले मामला इमरान खान के दौर के अंदर ये बात हुई थी, और उसके अंदर जो है वो सीईओज हमने हायर करने थे। उसका स्केल अप करके आप 22 के बजाय 23 के इक्विवेलेंट करते हैं, 10 से 12 लाख तनख्वाह करते हैं। लेकिन आप उन लोगों को जो कि करप्ट ना हो, और करप्शन के लिए उनको जो है वो एक पूरा का पूरा सिस्टम, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीजें लाई जा सकती हैं। अच्छा, एक तो ये मामला है, यानी वजारत खजाना होगी। वजारत खारजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खारजा हमारे हाथ में है नहीं, वो तो फौज के हाथ में, और उसके अंदर से सबसे पहले तो फौज को जो है वजारत दिफा के नीचे लाया जाए। वजारत दिफा के नीचे लाके उसकी हदूद मुकर्रर की जाए कि आपको कितना इंटरवीन करना है, या आपने हमेशा ही इंटरवीन करना है, और फिर नुकसान हो जाए तो आपका एक ही काम है, आप जो आप IMF के साथ भी करेंगे। IMF ने ज्यादा पूछा तो ये सर, ये ज़ियाउल हक की तरह ओजड़ी कैंप बना देंगे। यानी ओजड़ी कैंप का ऑडिट नहीं दिया था उसने, आपको याद है ना, उसने जला दिया था, उसने कहा ले लो ऑडिट। तो ये तरीका इस तरह नहीं चलेगा। आप जिस तरह ये पाकिस्तान चलाना चाह रहे हैं, या तो 2 ही सूरतें, यानी वजारत दिफा की ऊपर जब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इंपॉर्टेंट वजारत लेनी है तो जनरल साहब को ये फैसला करना है। सारी दुनिया को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान के स्टीयरिंग के ऊपर जनरल साहब बैठे हैं, जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, अब जनरल साहब ने डिसीजन लेना है कि आप अगर चलाना चाहते तो आप जो है वो इजिप्ट की तरह जनरल सीसी ऑफ द IMF है या जनरल सीसी ऑफ द अमेरिका है। आपको डिसीजन लेना है। अगर आपकी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, 1.3 बिलियन ऑफ की फौज के लिए एक $3 बिलियन भी मिलता है, बाकी IMF फंड भी मिलता है, जनरल सीसी को दबा के पैसा भी मिल रहा है। अवाम जो है वो 70% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे है, डॉक्टर न्याज को पता है। इजिप्ट की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन उनको उन्होंने कवर दिया हुआ है। और आपने देखा कि एड सारे लोगों के लिए बंद कर दी, इजराइल और इजिप्ट के लिए नहीं। अगर आप इतने लाडले हैं, जनरल साहब के इतने ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर तो वो इस तरह चला लें। लेकिन जिस तरह से वो चला रहे हैं और जो मामला मेरे सामने आ रहे हैं, वो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, अब मैं 7 मिनिस्ट्रीज और टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बात तब करूंगा जब मामला आगे जाए। मुझे अभी नहीं लग रहा कि वो टेक्नोक्रेट के ऊपर बात करने आए हैं, ये तो मामला को पलटाने वाली बात लग रही है। रिपोर्ट में सर क्या आना है, मुझे बताइए कि डॉक्टर मुनव्वर भी इसको जो है ना वो गुप्तान में फेंक के चले गए और उन्होंने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया। वैसे बाय द वे मैं नोट कर रहा था, उन्होंने IMF में मिशन पर जो है वो जजों की तकर्री और अदलिया की आजादी के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इस मसले में क्या ही पड़े। लेकिन इसमें आपने इसको यहाँ पर मैं आ रहा हूँ सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने IMF के जो टेक्निकल मिशन को
को वीजे मंसूख करके वापस भेजने का मुतालबा किया। यानी किसकी दाढ़ी में क्या है तिनका। अच्छा, रजा रबानी ने एक और बयान में कहा कि कोई भी खुद मुख्तार मुल्क किसी गैर मुल्की को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो इसकी अदालती निजाम का मुआयना करे। अच्छा, अब अदालती निजाम से मुझे जरा समझिए, मैं प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स पे लॉजिक पे, दानिश पे, कॉग्निटिव अप्रोच को रख के मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान की वजह से नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये नहीं है तो फिर इमरान खान का मैटर नहीं है, तो जुडिशियल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है, जबकि उतनी ही देर में वकला तंजीमों के तहफुजात भी मौजूद हैं कि उनके ऊपर जजेस की तकर्री ना की जाए। उस माहौल के अंदर जब वो इसलिए आ रहे हैं, अच्छा उनके आने का मकसद अंग्रेजी में आपके सामने मैं रख देता हूं, लिखा हुआ है, अ 3-member IMF mission will visit Pakistan for the governance and corruption diagnostic assessment under the 2024 extended fund facility EFF program। अच्छा, उनका जो मेन फोकस एरिया है, अच्छा ये निकलना क्या है, जो ग्रांट मिलनी है सितंबर में और ये फैसला हो जाना है जुलाई 2025 में, ऐसे ही है ना डॉक्टर न्याज साहब। सो ये रिपोर्ट से पहले इसका तुक बताएं और मुझे बताएं कि इमरान खान से इसका रिलेशन ना बनाऊं तो मेरे पास दूसरा कोई डिजाइन आ नहीं रहा, और किससे काम करें। अच्छा, इमरान खान को अगर लेकर आते हैं तो उनसे वो क्या काम करवाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो चाइना के हक में तो नहीं होगा, वो ऑब्वियसली भारत के हक में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया के ब्रिक्स रीजन के हक में तो नहीं होगा। तो ये करना क्या चाहते हैं, और ये यहां पर जो है ये जुडिशियल कमीशन की तैनाती है, जस्टिस मंसूर अली शाह का मामला शुरू हो जाएगा और सो एंड सो फोर्थ। IMF वफ्द का अदलिया की आजादी से क्या लेना देना डॉक्टर मुनव्वर साहब? डॉक्टर साहब दीजिए जवाब इस पर, और माइक ऑन कीजिए। खाने के और होते हैं और हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। लिहाजा वेस्ट जो है अपने रियलिस्ट एक्शंस को हमेशा आइडियलिस्ट नैरेटिव के साथ जस्टिफाई करता है, और ये गवर्नेंस का इशू जो है, गवर्नेंस का इशू पैदा भी खुद किया जाता है और फिर उसको सॉल्व करने के लिए उसमें इंटरवीन भी किया जाता है। सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है वेस्ट के हाथों में, और उन्होंने इंटरवीन किया है, कहीं मिलिटरीली इंटरवीन किया है, कहीं टेक्नोक्रेट्स के थ्रू, कहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, लेकिन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है जिसके खिलाफ अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स हुआ करते थे। वो कहते थे कि हम ये पावर पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि दुनिया में हम एक्सेप्शनल होकर दिखाएंगे, और ये फाउंडिंग फादर्स की पॉलिसी से रूगर्दानी है। दूसरा ये कि देखें जुडिशरी का मामला, भाई बात सीधी सीधी है, लोकल पॉलिटिक्स पे हम क्यों कर कमेंट्स दें, और लोकल पॉलिटिक्स पे डॉक्टर साहब कमेंट देने का नुकसान ये है कि अगर हकीकत पे बात करेंगे तो लोग बहुत सारे नाराज हो जाएंगे, और हम कोई लीड्स की तरह डॉक्टर मियां शर्मा जो वो सारी बात जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। जी, वो हम किस यहाँ पे तो देखें ना आप, मसला मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, अली शरीयती ने एक किताब लिखी व्हाट टू बी डन, जिसके अंदर उसने कहा कि माशरे में बड़े कम लोग होते हैं जिसे असल मसले का पता होता है, और उससे भी कम होते हैं जिसे उसके हल का पता होता है, और उससे भी कम होते हैं जिसे ये पता होता है कहां से शुरुआत करनी है। हमारा मसला पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी नहीं है, हमारा मसला स्ट्रक्चर का है। पार्टी ए होगी, पार्टी बी होगी, पार्टी सी होगी, वो इस स्ट्रक्चर में दाखिल होगी, वो नमक की कान में नमक बनेगी, चाहे जितने भी रेवोल्यूशनरी दावे लेकर आए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप जाएंगे, आप ये बड़ी बड़ी मेजें लगाते हैं, क्या वेस्ट के अंदर ये बड़ी बड़ी ऑफिसेस में टेबल का कॉन्सेप्ट है? वो तो कॉन्सेप्ट ये था कि मैं रूलर हूं और तुम सब्जेक्ट हो, वो तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालना था। वो जो गैरिजन वहां पे बने हुए थे या कैंटोनमेंट बने थे वेस्ट के दौरान, कॉलोनियलिज्म के दौरान, या क्लब्स बने थे, वो तो इसलिए बने थे कि आम लोगों में घुल मिल कर न जाए और उनके ऊपर रोब होना चाहिए। अब तक हमने कंटिन्यू किया हुआ है। जो भी कहेगा जी मैं रेवोल्यूशन लाऊंगा, रेवोल्यूशन नहीं ला सकता सर जब तक स्ट्रक्चरल चेंज ना आए, और ईरान स्ट्रक्चरल चेंज लाया, इसी वजह से दुनिया ईरान के खिलाफ हुई। दुनिया से मुराद है वेस्ट ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ, और वो सैंक्शन जो है ईरान ने उसकी वजह से सफर भी किया,
और अब उसके डिविडेंड्स भी उनको मिल रहे हैं। कल परसों उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ड्रोन्स का और हेलीकॉप्टर्स का, वो भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। आ जाते हैं सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ अंदाज से कमेंट करना चाहता हूं। देखें, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में रप्चर की बात हुई यहाँ पे। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप नजर आते हैं कोल्ड वॉर के दौरान, और सिंस 2001 के बाद सिंस 2011-12 तक। उसके बाद इस नेचर में तब्दीली नजर आती है 2012 सलाला इंसिडेंट से लेकर और 2019 तक, जब तक कोरोना वायरस आया है। उस वक्त हम पैटर्न क्लाइंट से स्ट्रेंज क्लाइंट रिलेशनशिप की तरफ चले गए, और अब हम बात करते हैं इक्वल पार्टनर्स की। इमरान खान के दौर से लेकर अब तक इक्वल पार्टनर्स की हम बात करते हैं। ये हमारे जरा कम है, ये ज्यादा वो नैरेटिव नहीं उठाते, लेकिन इक्वल पार्टनर्स की वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं, नंबर 1 कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेचर, जैसे अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी, और जून में उसको प्रेसिडेंसी भी मिल रही है। मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रांग है, 5वीं बड़ी फोर्स है आपकी। इकोनॉमिकली आप ज्यादा, आपकी वायबल इकोनॉमी है, आपका ठीक है, आपकी मुश्किलात हैं, लेकिन आपकी $350-400 बिलियन की ऑफिशियल इकोनॉमी है, $600-700 की आपकी अनऑफिशियल इकोनॉमी है, आप $1 ट्रिलियन से ज्यादा की आपकी इकोनॉमी है। फिर आपका जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है दुनिया में बहुत सारे ममालिक में, चाहे उसको तस्लीम करें और आपकी एम्बेसी उसका ख्याल करे या न करें, लेकिन आपके लोग जाते हैं और जहां जाते हैं वो वहां पे इनकलाब बर्पा करते हैं उनकी सोसाइटी में। पाकिस्तान में नहीं करते बिकॉज हमारे पास माहौल नहीं है। दूसरा चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर आपकी 80% डिफेंस अमेरिका से शिफ्ट हो गई है चाइना की तरफ, और फिर टेक्नोलॉजी के अंदर भी 90% आप चाइना से टेक्नोलॉजी बारो कर रहे हैं। फिर इकोनॉमिकली भी 90% अब आप चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट अमेरिका के साथ कम है और चाइना से 90% आपका इंक्रीज हुआ है। तो ये सवाल ये उठता है कि फिर अमेरिका का लेवरेज क्या रह जाता है हमारे ऊपर, जब ना पैसे देते हैं, अब यूएस एड भी बंद कर दी, तो अब ये इस पे जरा कमेंट कर दिएगा। इस पे मैं आता हूं, सिर्फ ये मुकम्मल करूं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मल्टीपोलैरिटी का है। देखिए, इस मल्टीपोलैरिटी के अंदर अंडे अब आपको यूएस बास्केट्स में डालने की जरूरत नहीं है कि स्पेस क्रिएट हो गया है, और पाकिस्तान के लिए ग्लोबल नॉर्थ से ज्यादा ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट हो गया है। चाइना है, रशिया है, ईरान है, टर्की है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन आपको ये करना होगा। डायलेमा क्या है हमारा सर? डायलेमा ये है कि रियासत और अवाम का मफाद ये है कि आप ग्लोबल साउथ के साथ चलें, लेकिन आपका रूलिंग लीड जो है उसका मफाद है कि ग्लोबल नॉर्थ के साथ चलें। अब यहां पे बुनियादी तौर पे आपका एलीट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और आपकी रियासत को और आपके लोगों को, सोसाइटी को जरूरत है इस तरफ। देखिए, सोसाइटी ने रियासत क्रिएट की है, ना कि रियासत ने सोसाइटी क्रिएट की। अब इस रियासत और सोसाइटी पे रूलिंग एलीट आगे काबिज हो गया है, जिसको काबिज करवाया गया है। असल डायलेमा ये है। आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी पे भी एक छोटा सा कमेंट करते। देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। फॉरेन पॉलिसी में प्रैक्टिशनर्स, डिप्लोमेट्स, टेक्नोक्रेट्स, एकेडेमिया, रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, ये मिलकर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। फॉरेन ऑफिस का काम जो है गेट कीपर का होता है, उसने फिल्टर करके इंफॉर्मेशन, कौन सी, वो डाकिए का काम होता है, यहां से इंफॉर्मेशन ली, यहां पहुंचाई। और फॉरेन पॉलिसी मेकिंग जो है, इसके सर स्टेजेस हैं। पहले आप सिचुएशन डिफाइन करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, गोल डिफाइन करते हैं, ऑप्शंस अपने परखते हैं, उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फीडबैक लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी हवा में तो नहीं चलती होती सर, तो लिहाजा ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और फिर ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बिकॉज साइकोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग जो एनवायरनमेंट है वो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट से डिफरेंट होती है। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आते हैं, तो मुसलसल फीडबैक की आपको जरूरत होती है और रीएडजस्टमेंट की जरूरत होती है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जब हम ये कहते हैं कि एक इदारा फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, न वो चला सकता है और नहीं अकेला फॉरेन ऑफिस चला सकता है। जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी सर, ये आगे नहीं चलेंगे।